मार्क्सवाद। मार्क्सवाद दर्शन के प्रवर्तक कार्ल मार्क्स थे। वे धार्मिक शिक्षा में विश्वास नहीं रखते थे। वे भौतिकवादी दर्शन के प्रणेता थे। उन्होंने अपने ग्रंथ दास कैपिटल, जो मार्क्सवाद का बाइबल माना जाता है, में साम्यवादी विचारधारा के सिद्धांतों पर अपने विचार प्रस्तुत किया था। दास कैपिटल पुस्तक को साम्यवादियों का बाइबल कहा जाता है और इस ग्रंथ की विचारधारा है कि हर कार्य, वस्तु, व्यक्ति पर संदेह करो। उनकी विचारधारा इसी सिद्धांत पर विकसित हुई और उन्होंने अपने साथी एंजल्स के साथ मिलकर साम्यवाद का परिवर्तन किया, जिसे हम मार्क्सवाद के नाम से जानते हैं। साम्यवाद और समाजवाद दोनों में अंतर है। समाजवाद जो लोकतंत्र, जिसे लोकतंत्र कहा जाता है, जिसमें प्रजा के द्वारा राजा का चुनाव होता है, प्रजा के द्वारा तंत्र चलता है सुझाव से। लेकिन साम्यवाद में सारा पावर राज्य के पास रहता है और एक तरह से राजतंत्र का ही दूसरा हिस्सा है। लेकिन इसमें राजतंत्र में जहां वर्गीय समाज की स्थापना होती है, यहाँ पे वर्गीय समाज का विरोध किया गया है। मार्क्सवाद दर्शन की यह विचारधारा है कि जो ब्रह्मांड को पदार्थ जन्म मानती है, मार्क्सवाद के अनुसार संसार की आधी सत्ता आध्यात्मिक न होकर भौतिक है और इसमें ईश्वर की अस्तित्व को नहीं माना गया है। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स द्वारा 19वीं सदी में इस विचार को दिया गया था और उस समय दुनिया में औद्योगिक क्रांति के चलते देश में वर्गीकरण की बहुत ज्यादा व्यवस्था हो गई थी। उस समाज में सामंतवाद का बहुत ज्यादा बोलबाला था। जो कुलीन वर्ग थे, वे जो निम्न वर्ग के लोगों को हमेशा सताते थे, उन्हें दबा के रखते थे। इस सिद्धांत का यह दर्शन आलोचना करता है। यह एक विकसित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दर्शन का प्रणेता है, जो पूंजीवाद का आलोचना करता है और एक वर्गहीन समाज की स्थापना का समर्थन करता है। यह सिद्धांत यह मानता था कि समाज हमेशा शोषक और शोषित वर्गों में बटा रहता है और इसे दूर करने से ही साम्यवाद का सही मायने में परिभाषा सिद्ध हो सकता है। चूंकि मार्क्सवाद को हम लोग ये समाजवाद में इससे बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ना है, लेकिन इसे हम शिक्षा के स्तर से पढ़ रहे हैं, तो इसके बारे में हम जानेंगे कि इन्होंने शिक्षा के बारे में क्या क्या अपने विचार दिए हैं। कार्ल मार्क्स ने शिक्षा संबंधी कोई ग्रंथ नहीं लिखा था, परंतु शिक्षा से संबंधित जो उनके वैचारिक दृष्टिकोण था वह सामाजिक था। उन्होंने वैचारिक क्रांति का जन्म दिया था। मार्क्स की अवधारणा थी कि मानव को पहले भोजन दीजिए, कपड़ा दीजिए तथा मकान चाहिए, उसके बाद वह राजनीति, विज्ञान, कला, धर्म के मध्य संबंध में चिंतन कर सकता है। अगर कोई मनुष्य भूखा है, उसे रहने का जगह नहीं है, उसे खाने का जगह नहीं है, तो वो राजनीति और विज्ञान, कला, धर्म में क्या ही सोच रखेगा और क्या ही उसको विकसित कर सकता है। मार्क्स शिक्षा और समाज में भेद को मिटाने का प्रयास मार्क्सवाद ने शिक्षा और समाज में भेद को मिटाने का प्रयास किया। उनका शिक्षा का दृष्टिकोण था बहु औद्योगिक शिक्षण। उन्होंने कभी भी इस शब्द का प्रयोग नहीं किया, लेकिन सोवियत, चूंकि मार्क्सवाद का जो विचारधारा था वो सोवियत संघ में ही फला और फूला, तो सोवियत शिक्षाविदों को इसके लिए आभार प्रकट किया है, क्योंकि मार्क्स का विचार था कि बहु औद्योगिक शिक्षण साम्यवादी समाज की प्रमुख अंग होती है और ऐसे समझ से ही उसका समुचित विकास संभव है। यहाँ बहु औद्योगिक शिक्षण में पॉलिटेक्निक शिक्षा, छोटे से बच्चों को ही उद्योग के बारे में सिखाना, उनके हाथों में कुछ हुनर का शिक्षा देना, ताकि वो बड़े होकर स्वावलंबी हो सके और दूसरे पर निर्भर ना हो सके। ये मतलब था। मार्क्स के अनुसार शिक्षा, मार्क्स ने शैक्षिक संरचना संपूर्ण देश में एक समान होने की बात कही और उन्होंने सार्वभौमिक शिक्षा को बड़ी गंभीरता से लिया। साम्यवाद में सार्वभौमिक शिक्षा के सभी आयामों को स्वीकारा भी गया है। मार्क्सवादी दल ने सार्वभौमिक समान प्राथमिक शिक्षा को अपने कार्यक्रम का अंग बनाया और निःशुल्क तथा उपस्थिति को, अनिवार्य उपस्थिति को इस योजना का महत्वपूर्ण अंग बताया। कार्ल मार्क्स का विश्वास था कि अध्यापकों की न्यूनतम योग्यता जो है वो राज्य के द्वारा निर्धारित होना चाहिए, क्योंकि उनका मानना ही था कि जो पावर है, जो राज्य की चलाने की जो ताकत है, शक्ति है,
वो राज्य के हाथ में होना चाहिए और राज्य ही सारा चीज निर्धारित करे, सभी मनुष्यों को रहने के लिए जो भी शिक्षा है, सैनिक है, सबके बारे में राज्य अपना कमांड ले और उसे निर्धारित करे। विषयों को पढ़ाने के लिए भी उन्होंने कहा कि राज्यादेश होना चाहिए कि देश के हिसाब से क्या पढ़ाना है, माहौल के हिसाब से क्या पढ़ाना है। पर्यवेक्षण शिक्षण आदि को कानून द्वारा निर्मित किया जाना चाहिए। शिक्षा का वित्त प्रबंधन भी उन्होंने राज्य का दायित्व होना चाहिए, ऐसा माना था। किंतु मार्क्स यह भी चाहते थे कि राज्य एवं चर्च को शिक्षा के क्षेत्र से बाहर हो जाना चाहिए तथा शिक्षा का प्रबंध मानव जाति को प्रकाश में लाने के लिए किया जाना चाहिए, न कि मानव जाति को दबाने के लिए। मार्क्स पुराने शिक्षा को नष्ट करने की बात न कहकर उन्होंने ये नहीं कहा था कि जो पुराने जमाने से जो शिक्षा आ रहा है उसे नष्ट कर दिया जाए, उसे हटा दिया जाए। बस उन्होंने ये कहा कि समय के अनुसार, आज के मांग के अनुसार उसमें सुधार कीजिए और सर्वहारा वर्ग की आवश्यकताओं के अनुसार उसमें सुधार करने की बात कही थी, जिससे सभी समाज के सभी वर्ग पढ़ सके, शिक्षित हो सके और अपने हक के लिए कमा सके, लड़ सके और राज्य में अपना योगदान दे सके। इसके अलावा मार्क्स का कथन था कि शिक्षा को उत्पादक कार्यों से संयुक्त कर दिया जाना चाहिए, जिसमें शारीरिक शिक्षा, बौद्धिक शिक्षा एवं नैतिक शिक्षा के प्रशिक्षण के लिए भी विद्यालय खोला जाना चाहिए। मार्क्स के अनुसार शिक्षा के प्रकार, उनके अनुसार शिक्षा के निम्न प्रकार था। पहला था बौद्धिक शिक्षा, इसमें उन्होंने पढ़ना, लिखना, गणित, इतिहास आदि विषय की शिक्षा को सम्मिलित किया है। दूसरा में शारीरिक प्रशिक्षण या व्यायाम, जिसमें विविध प्रकार के शारीरिक व्यायाम सम्मिलित किए गए थे। तीसरा पॉलिटेक्निक प्रशिक्षण, जो बहु औद्योगिक शिक्षा का समर्थन करता है, इसमें उत्पादन की प्रक्रिया में निहित वैज्ञानिक प्रशिक्षण की बात कही गई थी। उनके अनुसार इस प्रशिक्षण को सभी लोगों को ग्रहण करना चाहिए और इस प्रशिक्षण के उत्पादन के औजारों को प्रयोग की जानकारी मिल जाती है और छात्र इस योग्य बनकर देश के नागरिक बनकर देश के उत्पादन में वृद्धि करते हैं। मार्क्सवादी का जो शिक्षा का जो योजना था, उनके अनुसार प्रथम स्तर पर जब बच्चा 9 से 12 वर्ष के हो जाए तो बालकों को 2 घंटे की शिक्षा किसी दुकान पर या घर पर ही उत्पादक कार्यों में हाथ बटाने की होगी। उन्होंने उत्पादक शिक्षा की पुरजोर सिफारिश की थी। द्वितीय स्तर पर 13 से 14 वर्ष के बालक को 4 घंटे तक काम में हाथ बटाने का बात कही थी और तृतीय स्तर पर 17 वर्ष तक बालक को प्रतिदिन 6 घंटे तक काम में हाथ बटाने का बात कही। शिक्षा का उद्देश्य, मार्क्सवादी शिक्षा का उदय औद्योगिक क्रांति के बाद हुआ था, इसलिए मार्क्स के अनुसार साम्यवाद की शिक्षा का स्थापना के लिए जोर दिया गया था। इनके शिक्षा के निम्नांकित उद्देश्य थे। विद्यार्थियों को इस भावना को बढ़ाना कि श्रम में ही गरिमा है, छात्रों में संवाद के प्रति निष्ठा उत्पन्न करना, छात्रों में भौतिकवादी दृष्टिकोण का विकास करना तथा सबसे मुख्य उद्देश्य सुदृढ़ चरित्र पर भी निर्भर करता था। मार्क्सवादी दर्शन में माना गया है कि व्यक्तिगत चरित्र के अंतर्गत सामूहिक भावना का विकास, मानसिक एवं शारीरिक विकास, मार्क्स के आदर्शों के प्रति समर्पण भाव आदि होना चाहिए। साहसी गुणों का समावेश किया जाना चाहिए। मार्क्स के अनुसार उत्पादन के सभी साधनों पर राज्य का पूर्ण अधिकार होना चाहिए। शिक्षा उत्पादन का साधन है तथा शिक्षण संस्थानों पर राज्य का पूर्ण अधिकार होना चाहिए, इसलिए उसे निजी स्वामित्व में नहीं देना चाहिए। शिक्षा के औपचारिक तथा अनौपचारिक सभी प्रकार के अभिकरणों पर राज्य का पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए और शिक्षा को सही अर्थों में सामाजिक क्रांति का साधन बनाना चाहिए। मार्क्सवादी दर्शन में पाठ्यक्रम, मार्क्सवादी पाठ्यक्रम में श्रम, गरिमा तथा द्वंद्वात्मक भौतिकवादी दर्शन को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। सभी स्तरों पर सभी प्रकार के शिक्षा के पाठ्यक्रम में मार्क्सवादी दर्शन अनिवार्य पढ़ाया जाना चाहिए तथा समाज उपयोगी उत्पादक श्रम तथा उसकी समस्याओं को शिक्षा का केंद्र बनाना चाहिए। धार्मिक शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा को इन्होंने पूर्ण रूप से बहिष्कार किया है। अध्यापकों का अधिकार इन्होंने अक्षुण्ण माना है और वे साम्यवाद के प्रचार प्रसार के सशक्त साधन माने गए हैं, क्योंकि अध्यापक अगर साम्यवाद के बारे में बच्चों को शिक्षा देंगे तो इस तरह से समाज में इसका प्रचार प्रसार बढ़ेगा। देश की आर्थिक समृद्धि, तकनीकी विकास तथा अंधविश्वास के निवारण के लिए विज्ञान की शिक्षा को महत्वपूर्ण माना गया था।
तथा इतिहास का अध्ययन साम्यवाद में बहुत जरूरी माना गया था। साम्यवादी विचारकों का मानना था कि इससे साम्यवादी विचारक धारा को समझने में सहायक होगा और इसीलिए इतिहास की शिक्षा आवश्यक है। पाठ्यक्रम की व्यवस्था के लिए आवश्यक है कि पाठ्य वस्तु ऐसी हो कि वो अपने उद्देश्य की ओर निरंतर बढ़ता रहे, किंतु पाठ्यक्रम के विकास के समय इस बात का ध्यान भी रखा जाना चाहिए कि पाठ्यक्रम पश्चिमी सभ्यता के अनुकूल ही हो। शिक्षण विधियां। मार्क्सवादी दर्शन में शिक्षण विधि यथार्थवादी दृष्टिकोण पर निर्धारित थी। मतलब कि जो सामने है, जो सत्य है, उसी को पढ़ाना है, जो समक्ष है उसी के पढ़ाना है। शिक्षा को रचनात्मक शक्ति का विकास करना है, अतः शिक्षण विधि में रचनात्मकता पर बल दी जानी चाहिए। छात्रों को इस योग्य बनाना कि वो अपने नैतिक वातावरण पर अधिकार कर सके। मार्क्सवादी शिक्षण व्यवस्था में प्रयोगशाला एवं कार्यशाला का महत्व अधिक है और इन विधियों से छात्र करके सीखते हैं। मार्क्स ने तकनीकी शिक्षण को शिक्षा बताया है और इस संबंध में उन्होंने कहा है कि शिक्षा में उत्पादन की सभी प्रक्रियाओं में समान सिद्धांत रहते हैं तथा साथ साथ शिशु तथा युवक को भी इस प्रकार के उद्योगों से संबंध सरलतम औजारों की प्रक्रिया की शिक्षा का समावेश करना चाहिए। उन्हें शिक्षा इस तरह की देनी चाहिए। छात्र और शिक्षक। मार्क्सवादी दर्शन में शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्हें साम्यवादी दर्शन से पूर्ण परिचित होना चाहिए ताकि वह साम्यवादी दर्शन को प्रचार प्रसार करने में सहायक हो सके। समाज की अंतः क्रियाओं का ज्ञान उन्हें होना चाहिए ताकि सामाजिक परिवर्तन के कर्म को भी उन्हें जानकारी होना चाहिए कि कब समाज को परिवर्तित करना है, कब समाज में परिवर्तन की जरूरत है। उस तरह से बच्चों को शिक्षा देकर समाज को परिवर्तित कर समाज को आगे बढ़ाएं। साम्यवादी शिक्षक वर्ग समाज की स्थापना के लिए की जाने वाली क्रांति में इसलिए वो सहायक होता है। दूसरे अर्थों में सामाजिक क्रांति जो समाज को पुनर्जागरण होता है उसमें वो सहायक होता है। छात्रों को अनुशासित और राज्य के स्तर पर बनाए नियमों के अनुसार होना चाहिए। उसके उल्लंघन पर उन्हें दंड का प्रावधान था। व्यक्तिगत शिक्षा पर जोर दिया गया था। विद्यालय और अनुशासन। मार्क्सवादी दर्शन के अनुसार विद्यालय प्रचलित समाज व्यवस्था को बनाए रखने के लिए स्थापित किए जाते हैं। अतः साम्यवादी दर्शन में विद्यालय समाज से पृथक नहीं रह सकता। स्थानीय समाज से विद्यालय का घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। जिस तरह से समाज होगा वैसा ही विद्यालय होगा और विद्यालय में जिस तरह की शिक्षा दी जाएगी समाज का भी निर्माण उसी तरह से होगा। वर्ग युग। वर्गीय समाज में विद्यालय का दायित्व क्रांति लाना है। वर्ग विभिन्न समाज की स्थापना के लिए जिस सामाजिक परिवर्तन की आवश्यकता है विद्यालय उसे हर संभव बनाता है और उसे इस तरह की शिक्षा वहां दी जाती है ताकि समाज में परिवर्तन हो। विद्यालय की परंपरागत संस्कृति को संरक्षक न मानकर नवीन संस्कृति एवं विचारधारा का अग्रदूत माना जाना चाहिए। विद्यालय में प्रचुर शिक्षण सामग्री, प्रयोगशालाएं एवं कार्यशालाएं होनी चाहिए। अनुशासन। मार्क्सवाद में अनुशासन का बड़ा ही महत्व है। अनुशासन से अभिप्राय है ईमानदारी और सच्चाई के साथ अधिक से अधिक सफलता के लिए चिंतित रहना, अपने साथियों के प्रति विनम्र रहना, उनके साथ संबंधों के प्रति सावधान और चिंतनशील रहना, बड़ों के प्रति सम्मान प्रदर्शित करना तथा जरूरतमंदों का सहायता करना, सार्वजनिक भवनों का सुरक्षा स्वयं करना तथा अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करना। अध्यापक और विद्यार्थी। मार्क्सवादी दर्शन में शिक्षक का भूमिका महत्वपूर्ण है। वह साम्यवादी दर्शन से पूर्ण परिचित होना चाहिए ताकि वह समाज में परिवर्तन करने के लिए साम्यवादी विचारधारा को बढ़ा सके। समाज की अंतःक्रियाओं का उसे ज्ञान होना चाहिए। सामाजिक परिवर्तन के कर्म को उसकी जानकारी होनी चाहिए। मार्क्सवादी शिक्षक वर्गीय समाज की स्थापना के लिए की जाने वाली क्रांति में भी सहायक होता है। अतः उसे साम्यवादी दर्शन का से पूर्ण रूप से परिचित होना चाहिए। विद्यार्थियों को शिक्षा में दंड का प्रावधान था। मार्क्सवाद का शिक्षा पर प्रभाव। मार्क्सवाद दर्शन में प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम में रूसी भाषा, क्योंकि यह सोवियत रूस में ही ज्यादा फला फूला विकसित हुआ, इसलिए इसमें रूसी भाषा और साहित्य, अंक गणित, प्रकृति अध्ययन, भौतिक संस्कृति, इतिहास, भूगोल, चित्रकला, संगीत आदि विषय सम्मिलित होता है। किंतु हाथ से काम करना पाठ्यक्रम का मूल आधार है। इससे छात्रों में श्रमशीलता का विकास किया जाता है।
मार्क्सवादी सिद्धांतों के प्रति आस्था व देश के प्रेम की भावना का विकास किया जाता है। शिक्षा अनिवार्य और निःशुल्क प्रदान की जाती है। मार्क्सवादी शिक्षा में शिक्षक और शिक्षार्थी कठोर अनुशासन में बद्ध होकर साम्यवाद में दृढ़ निष्ठा और राष्ट्र प्रेम का विकास करते हैं और दोनों को सत्ता, राष्ट्र और संवाद में केंद्रित रहती है। प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम में साहित्य, आंकड़े, प्रकृति अध्ययन, भौतिक, संस्कृति, इतिहास, भूगोल, चित्रकला, संगीत आदि विषय सम्मिलित होता है। किंतु हाथ से काम करना इस पाठ्यक्रम का मूल अधिकार है और इससे छात्रों में श्रमशीलता का विकास किया जाता है। इस तरह मार्क्सवादी शिक्षा की व्यवस्था में शिक्षा की एकरूपता, गुणवत्ता एवं सिद्धांतों के प्रति निष्ठा के कारण शिक्षा वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति, उत्पादन में वृद्धि एवं राष्ट्रीय प्रेम के क्षेत्र में प्रभावी सिद्ध हुई है। किंतु इनके शिक्षा में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन विकास में बाधक भी सिद्ध हुई है। यह शिक्षा विकेंद्रीकरण की दृष्टि से भी उपयोगी नहीं है, क्योंकि यह केंद्रीयकरण को मान्यता देता है, क्योंकि इनका मानना है कि जितनी भी शैक्षिक ताकत है, जो भी शिक्षा के कार्य संचालित हो राज्य की तरफ से संचालित हो, तो यहाँ विकेंद्रीकरण की कोई उपयोग ही नहीं है। अत्यधिक केंद्रीयकरण के कारण शिक्षा में अधिनायकवादी नियंत्रण ही अधिक आता है। अतः विश्व के अन्य लोकतांत्रिक देशों ने इसे कभी नहीं अपनाया। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। आगे और हम लोग नए ये में कुछ और समझेंगे।